हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं परमाणु एवं अणु यानी एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं पहले से ही मार्क लगा के आ गया हूँ जिससे कि आपका भी टाइम बच जाए और हम भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में ही डिस्कस कर सके। यहाँ पे इसके दशक के बारे में बताया कि सूक्ष्म कण ऐसे होते हैं, उनको इस तरीके से बांटा गया। और जो एटम्स होते हैं उन्हें एटम इसलिए कहा गया क्योंकि वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उनके दोबारा ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ के बारे में उन लोगों ने ऐसा बताया साइंटिस्टों ने। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि जो हमारे वैज्ञानिक अंतवा एल लवाइजी लवाइजी लोसिवर जो थे, उनने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। जो नंबर एक कौन सा था हमारा? रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, ठीक है। जैसे इसमें एक आता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? जब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब होता है, ठीक है। अब इसमें इसके बारे में यहाँ पे पूरी लाइन लिखी है जहाँ से ये क्वेश्चन उठ जाता है। आपको दिखा देते हैं। देखो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना ही आप द्रव्यमान को बना सकते हो ना ही मिटा सकते हो। इस चीज़ के बारे में बताता है। फिर इसके बाद आता है हम स्थिर अनुपात का नियम। इसका क्या है कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों के इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया हो अथवा किसी ने भी बनाया हो। मतलब कि अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल लेता हूँ, उसमें अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अनुपात चेक करूँगा तो 2:1 आएगा। वो आप कहीं से भी ले सकते हो, कहीं से भी आप उसके ले लो, वाटर ले लो, कुछ भी ले लो, यौगिक ले लो, जल ले लो, जो भी लोगे उनके द्रव्यमानों का अनुपात लोगे तो 1:8 आएगा। तो कहीं से भी ले लो आप, वो आपको क्या आएगा? सेम दिखेगा। तो वो क्या बोलते हैं? इसको स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, ठीक है। जहाँ पे यदि जल 9 ग्राम है तो 1 ग्राम हमारा हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम हमारा क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। वहीं अमोनिया में क्या होते हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं। उनका द्रव्यमान अनुपात क्या है? तो 14:3 होगा, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके को डिफाइन किया गया है, ठीक है। इससे अनुपात के नियम व्याख्या इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। मतलब कि निश्चित अनुपात का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक निश्चित अवस्था में मिलती है, चाहे वो कहीं से भी हो, एक निश्चित रेशियो में मिल रहा है। तो किसी भी यौगिक के तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, यहाँ पे आ जाओ। देखो, द्रव्यमानों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया गया, जिसके क्या नाम दिया गया? परमाणु नाम दिया गया, ठीक। डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की संयुक्त व्याख्या की। मतलब कि उससे व्याख्या की कि क्या होता है, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट है, यहाँ से एसेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन उठने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि सभी द्रव्यमान परमाणुओं से निर्मित होते हैं। क्या? सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म के समान होता है। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं।
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर परस्पर पूर्ण संख्या के अनुपात के संयोगी पर निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे आता परमाणु क्या है। तो सभी द्रव्य की संरचनात्मक एवं इकाई जो होती है उसे क्या बोलते हैं, परमाणु। मतलब सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारी परमाणु होती है, जिससे किसी भी चीज़ का एक स्ट्रक्चर बनता है, इसे संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। परमाणु कितने बड़े होते हैं? देखो, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिनकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं, ये भी छोटे होते हैं, उनसे भी छोटे होते हैं। ठीक है, तो बड़ी कठ तो बड़ी कठिनाइयों से कागज की एक शीर जितनी मोटी परत बन जाती है। देखो, अब एक चीज़ बताता हूँ। देखो, ये वाली चीज़ें आपको पता होना चाहिए कन्वर्जेशन कैसा होता है। देखो, अगर परमाणु त्रिज्या किसी की 10⁹ नैनोमीटर है, सॉरी मीटर है, तो उसको हम 1 नैनोमीटर ले सकते हैं। और 1 मीटर है तो उसको क्या कितना नैनोमीटर ले सकता है, 10⁹ नैनोमीटर ले सकता है। इस वाली ये याद होनी चाहिए। ठीक है, रेडियस के बारे में बात करें तो रेडियस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि रेडियस जो है ना, वो क्या है, 10⁻10 है। और वहीं वो किसका है, हमारा हाइड्रोजन परमाणु का। वहीं बात करें 10⁹ है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जल के अणु का। और वहीं बात करें हम 10⁻⁸ का, तो वो हीमोग्लोबिन के अणु हो जाएंगे। और वहीं बात करें हम लोग 10⁻⁻4 का, तो रेत के अणु हो जाएंगे। और वहीं बात करें हम 10⁻³ का, तो वो मतलब चींटी का हो जाएगा। एंड 10�9 बात करें तो वो सेब का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का उसके बारे में डिफाइन कर रखा है। अब यहाँ पे बता रखा है कि परमाणु का आकार किस तरीके का, परमाणु का इतना छोटा होता है कि हम नगण्य मान सकते हैं। इसके बारे में क्या सोचेंगे, ये विश्व अगर क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणु से बना है, चाहे हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। तो इसमें के बारे में बताने के बारे में बात करता है। तो इससे पहले यहाँ आ जाता है कि डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के प्रतीक का उपयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। मतलब अब आ जाओ, देखो, बेंजिलियम ने तत्व के ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों को के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। अब जैसे यहाँ पे किस तरीके से देखो, हाइड्रोजन को बिंदु से दिखाया, फास्फोरस को 3, मतलब डायग्राम से सब देख सकते हो, इस तरीके का डायग्राम से दिखाया गया। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखा प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए, जहाँ वो क्या गए, सर्वप्रथम पाए गए। अब कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से दिया गया है। उदाहरण के लिए स्वर्ण मतलब गोल्ड का नाम जो है अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ हमारे IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, यह है IUPAC का नाम। तो यहाँ देखो, पहले अक्षर को सदैव बड़े कैपिटल में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। यहाँ पे देखो, कुछ उदाहरण दे रखे हैं। देखो, हाइड्रोजन को ऐसे दिखा रहेगा, एल्यूमिनियम को पहला बड़ा दूसरा छोटा, कोबाल्ट को पहला बड़ा दूसरा छोटा, सी बड़ा ओ छोटा। और यहाँ पे पीछे मैंने क्या करा, AL का रखा कैपिटल में दोनों, और CO भी क्या है, कैपिटल में कर रखा है। तो उसको मैंने कट कर दिया है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, रॉन्ग है। क्या है वो, रॉन्ग है, इस तरीके से लिखा नहीं जाता। अब आ जाओ कि कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों में पृथक अक्षर तथा
बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। क्लोरीन, जिंक, अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। ठीक है, आयरन के लेते हैं। लोह आयरन का प्रतीक Fe है, जो लैटिन नाम फेरस, देखो ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या, फेरस से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम जो है उसका प्रतीक Na है, और वहीं पोटेशियम का प्रतीक K। क्रमशः नेट्रियम एंड केलियम, नेट्रियम एंड केलियम से लिया गया है, नेट्रियम एंड केलियम से लिया गया है। ठीक है, ये वाली लाइन ही पूरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको पूरा इस तरीके से मार्क कर देता हूँ। यहाँ देखो जो लोहा है उसको लिया गया फेरस से, ठीक, और जो सोडियम है और पोटेशियम है उसको लिया गया नेट्रियम से और केलियम से। ठीक, इसको इस तरीके से मार्क कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं हम परमाणु द्रव्यमान पे। परमाणु द्रव्यमान, प्रत्येक तत्व एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है डाल्टन सिद्धांत इससे अनुपात के नियम को पालन करता है। ठीक है, भली बातें समझता है और उसका पालन करता है। ठीक है, एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य है, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात की। देखो यहाँ पे आपको कुछ प्रतीक दिए हैं कि मतलब तत्वों के प्रतीक दिए गए हैं, तो उन तत्वों को कैसे समझना है। देखो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम दिया है, एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरान, बेरियम, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, सीसा, मैग्नीशियम, नियन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सोडियम, सल्फर, यूरेनियम और जिंक। ये चीज़ें दे रखी है, उनका प्रतीक सामने दे रखा है। आपको इन चीज़ों के बारे में गौर करना है कि इस तरीके का उनका प्रतीक होता है। हम जहाँ भी अब देखेंगे तो हम देखेंगे कि एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का एक उदाहरण है। ठीक है, एक यौगिक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एक का उदाहरण है। ठीक है, कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित तभी तौर पर सभी जो है हमारे कार्बन के 3 ग्राम कार्बन एंड हमारा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो दूसरी शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। ठीक, ये चीज़ है। अब यहाँ से हम लोग क्या IUPAC नेम और देख लो, यहाँ पे देखो IUPAC नेम अभी भी दे रखा है, लेकिन जो IUPAC नेम है के न्यूनतम के अनुसार यूनिफाइड द्रव्यमान, तो मतलब इस तरीके से हम लिखते हैं, जैसे वाटर का लिखेंगे तो 18 लिखते हैं, 18 U लिखते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में बताता है कि किस तरीके का भाग होता है। तो इसको यहाँ पे समझते हैं। देखो ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होता है। ठीक है, यद्यपि 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करके के परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक यानी आइसोटॉप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तो जो कार्बन है, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानकर परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेता है। ठीक है, वही बोल चुके हैं कि अगर मैं एक तरबूज को मानता हूँ, उसके 12 टुकड़े करता हूँ और उसके बराबर रखता हूँ तो उसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी तत्व, ये वाला इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12
12वें भाग के अनुपात के द्वारा परिभाषित किया जाता है। देखो, एक एक यू पता कैसे करता है? परमाणु द्रव्यमान यानी यू कैसे पता करता है? तो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1 है, कार्बन के पास, देख लेना, ध्यान देना, प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। 12, नाइट्रोजन के पास 14, ऑक्सीजन के पास 16, सोडियम के पास 23, मैग्नीशियम के पास 24, सल्फर के पास 32, क्लोरीन के पास 35.5, उसके बाद कैल्शियम के पास 40 होता है। इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं तो परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु किस प्रकार अपने अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं। क्या वह द्रव्य बनाते हैं जिससे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या छू सकते हैं। ठीक है, तो ये अणु के बारे में जानते हैं। साझा अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा अक्सर जुड़े रहते हैं। आकर्षण बल के द्वारा क्या होता है? अक्सर जुड़े रहते हैं कि 2 परमाणु से मिलकर हम एक अणु का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब तत्व के अणु में आ जाओ। जो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से संचित होते हैं। जैसे यहाँ पे देखा आर्गन है, हीलियम दे रखा है इत्यादि। तत्व के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित, लेकिन अधिकांश अधातु में ऐसा नहीं होता। और वायु सॉरी ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसीलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहा जाता है। अब मतलब जैसे कोई 3 चीज़ को 3 परमाणु अणु कहा जाएगा, जैसे ओजोन को, क्योंकि 3 उसमें हुआ है, इसी तरीके का रहेगा इसका। ठीक है, साझा के प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को अणुओं की परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन होता है परमाणुकता क्या है, इसकी मतलब O3 बोल दिया, ओजोन की परमाणुकता कितनी है? 3, ऐसा बोल लूँगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके का फ्रेम हो जाता है। धातु परमाणु एवं कुछ अन्य तत्वों के अणु जैसे ही कार्बन के अणु की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उसके अणुओं में असमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। ठीक है, अब ध्यान देखो, अधातु में कौन कौन है? आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। अब इनकी तो परमाणुकता आपको पता ही है कि किसकी कितनी है। ठीक है, धातु में आ जाओ, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इस चीज़ों को पता ही है। ठीक है, यौगिकों के अणु भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़े होते हैं, उन्हें अणु निर्मित कहते हैं। ठीक है, किस तरीके से बने होते हैं इनके बारे में हम बताते हैं। देखो, जल की बात करें तो 1:8 हो गया, अमोनिया की बात करें तो 14:3 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 3:8 हो गया। इस अनुपात रेशियो में रहता है। और ये किस चीज़ से संयुक्त होते हैं? जैसे जल है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से होगा, अमोनिया है तो हाइड्रोजन एंड क्या कहते हैं नाइट्रोजन से होगा, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन से होगा। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। अब हम सरलतम रूप में लाए परमाणुओं की संख्या का अनुपात रखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 होता है। 2:1 होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन अणु और एक वो, तो परमाणुकता का। ठीक है, एन क्या होता है? देखो, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। ठीक है, आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। ऋण आवेश धन आवेश होता है, या फिर ऋण आवेश हो सकता है, फिर धन आवेश हो सकता है। ठीक है, ऋण आवेशित आयन को ऋण आयन कहते हैं तथा धन आवेशित आयन को धन आयन कहते हैं, यानी एनायन एंड कैटायन कहते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए आप सोडियम क्लोराइड ले लो, सोडियम क्लोराइड में NaCl जो होगा वो पॉजिटिव है, NCl जो है वो नेगेटिव है। ठीक, परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणिका आयन कहते हैं। ठीक है, देखो आयनिक यौगिक कौन कौन से, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम क्लोराइड, ये चीज़ें क्या है हमारे आयनिक है। अब रासायनिक सूत्र कैसे लिखे, ये बात भी आ जाती है। तो यहाँ देखो रासायनिक सूत्र कैसे लिखना है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक स्वरूप होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्ण लिखे जा सकते हैं। ठीक है, किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पे संयोजकता का हम क्या करेंगे, क्रॉस बिल्डिंग करेंगे और वहीं से हम संयोजकता को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आयन देखो किस तरीके हैं। ठीक है, यहाँ भी देखो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, इसके पास एक एक आयन है। ये देखो मैग्नीशियम के पास दो आयन है, एनायन है। एल्युमिनियम के पास 3 आयन है। अब यहाँ पे देखो इसके पास धातु के पास कितने कैटायन है। देखो ये चीज़ें आपको डायग्राम देख ही लेनी है। देखो डायग्राम तो आपको देखना ही पड़ेगा मेरे भाई। डायग्राम बोलो, फ्लो चार्ट, ये चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब किस तरीके से बॉन्ड बनता है वो तरीका बता रहा है कि हम अगर मानो जो इंसान है, इंसान के 2 हाथ है, ऑक्टोपस के 8 है, तो किस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे उस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इंसान वो क्या करेंगे कि अपने जो 2 हाथों से हमारे 2 हाथों को पकड़ेंगे, या फिर हमारे आपने 8 जैसे हमारे 2 हाथों को पकड़ेंगे। इस तरीके का साझा होगा उनके बीच में, ये चीज़ें बताता है इस वाली लाइन पे। और यहाँ पे हम बात करते हैं आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलन होना, मतलब संयोजकता एवं आवेश संतुलन करना। ठीक है, जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले ही लिखते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO आदि ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर अधातु है। ठीक है, उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम सोडियम कॉपर ये धातु हैं, तो इन्हें क्या होता है बाईं तरफ लिखते हैं। ये वाली पॉइंट फोटो निकल जाती है। यहाँ से जब भी बनाना होगा ना कुछ भी चीज़, तो यहाँ से बना लेना, इसी मेथड से बनाना कि धातु को आगे धातु को पीछे। बहुपरमाणिक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण के लिए MgOH का ट्वाइस। बहुपरमाणिक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH। जो सरल यौगिकों के सूत्र, देखो यौगिक के सूत्र किस तरीके से लिखना आप देखो, बहुत सिंपल है बहुत। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्लोराइड लिखने के लिए पहले उसका प्रतीक लिखो। हाइड्रोजन का क्या होता है H और क्लोराइड का क्या होता है Cl। ठीक, उसकी संयोजकता देखो, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है 1 होती है, क्लोराइड की संयोजकता कितनी होती है 1 होती है। तो आपस में साझा करेंगे, क्रॉस मतलब क्या है, क्रॉस ओवर करते हैं। जिसमें क्या करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक लाइन देखो, सॉरी यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर होता है। ठीक है, संयोजकता का क्रॉस ओवर होता है इसमें। तो क्या बन गया HCl बन गया, सॉरी। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र देखो, उसका HS होगा तो उसको हाइड्रोजन के पास कितना होता है 1 और सल्फर के पास 2, तो H2S हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए कार्बन के पास 1, सॉरी कार्बन के पास 4 होते हैं, कार्बन के पास, क्लोरीन के पास 1, तो आपस में साझा हो जाएगा CCl4 हो जाएगा। उसी तरीके से हम आते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड पे, मैग्नीशियम के पास 2 होते हैं, क्लोराइड के पास 1 होते हैं, आधा सजा हो जाएगा तो MgCl2 हो जाएगा। इस तरीके से एल्यूमिनियम में आते हैं, एल्यूमिनियम के पास 3 होते हैं और ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं, तो A2CO3 हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड के पास आते हैं, तो कैल्शियम के पास 2 होते हैं, ऑक्सीजन के पास भी 2 होते हैं, तो क्या होगा कैल्शियम 2 और ऑक्सीजन 2। और इसको क्या कहते हैं, एक सिंपलेस्ट वे पे लिखते हैं। तो सिंपलेस्ट वे में लिखने के लिए
इसको कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में लिखते हैं, CaO के रूप में सल्फम रूप में लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। और इसमें क्या करना पड़ता है ना कि आधा सजा करना पड़ता है संयोजकता का, क्रॉस ओवर करना पड़ता है। इसकी जो क्या है संयोजकता है वो दूसरे वाले एटम के साथ क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, क्रॉस हो जाती है। ठीक है, अब देखो बहुपरमाणुक आयनों के साथ क्या होता है कि दोनों के पास एक एक है, तो NaClO3, और उसके पास दो है, मतलब कैल्शियम के पास दो है और हाइड्रोजन के पास एक है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस ओवर हो जाएगा और क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कैल्शियम OH है, ना कि कैल्शियम OH2 है। ठीक, एक ही आयन के दो या दो से अधिक आयन होते हैं तो हम इन्हें उनके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर एक ही है तो ज़्यादा कोष्ठक का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। एक कैल्शियम परमाणु के साथ दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के दो दो परमाणु होते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो Na2CO3 NO2CO3 क्या है, NO2CO3। सोडियम के पास एक होता है, कार्बोनेट के पास कितना होता है, दो होता है, तो आपस में चेंज हो जाता है। ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको बहुत आसान होता है ये बनाना। बस आपको समझना है कि क्रॉस ओवर करना है, संयोजकता पता होनी चाहिए और क्रॉस ओवर करना है, आप सीख जाओगे। आणविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इसी प्रकार अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान जिससे परमाणु द्रव्यमान इकाई U से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कुछ नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को ही कर लेते थे, और जो समझे ना उसी क्वेश्चन में करते थे। क्या हाइड्रोजन के पास दो होता है, ऑक्सीजन के पास 16 होता है, तो 18 U आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 18 U आना चाहिए। और हाइड्रोजन के पास एक, नाइट्रोजन के पास 14 और ऑक्सीजन के पास 32 होते 48, 14 प्लस 1 तो कितना हो गया, 63 होना चाहिए। तो ऐसी होना चाहिए, 16 हो रहा है क्या, 18 हो रहा है क्या, ठीक है, उसमें 63 हो रहा है क्या, हाँ ये ठीक है। देखो इस तरीके से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी आसान सा है। देखो सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठन परमाणु के अणु के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संगठन आयन होते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड तो NaCl, और जो अगर सोडियम की बात करें तो उसमें 23 होता है, और क्लोराइड की बात करें तो उसमें कितना होता है, 35.5 ही होता है। तो दोनों मिलाइए कितना हो जाएगा हमारा, 58.5 यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, हाँ तो लास्ट टॉपिक आप बताइए, हम चैप्टर ही फिनिश हो गया। तो अब यहाँ पे देखो इसको करते हैं, इसका द्रव्यमान इकाई सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिचालन करना है। ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है पहले बताओ, कैल्शियम का पता हो 40 होना चाहिए, कैल्शियम का 40 होता है। ठीक है, पता होना चाहिए सबका कितना होता है लिए। उसके बाद हमारा क्लोरीन का होता है 35.5, कितना होता है 35.5 होता है, 35.5 होता है, और ये दो है तो 35.5 हो जाएगा, 35 दूनी कितना होता है 70, 70 71 हो गया, 71 और प्लस 40 कर दो, 71 और 40 कर दो तो 7 4 11, 111 आ गया। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, क्योंकि इसमें आप लोग का काफ़ी टाइम बचा है और बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो आने वाले लेक्चर में भी इसी तरीके से करेंगे।